17वीं शताब्दी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया आई। वो व्यापारी बन के आए थे, मसाले और दूसरी कीमती चीजें ढूंढने। धीरे धीरे कंपनी ने अपना पावर बढ़ा लिया। उन्होंने इंडियन राजाओं के बीच फूट डालकर राज किया। इससे वो पॉलिटिकली डोमिनेंट हो गए। अंग्रेजों ने ऐसी पॉलिसीज बनाई जो उनकी इकोनॉमी को फायदा पहुंचाती थी। उन्होंने इंडिया के रिसोर्सेज का एक्सप्लॉयटेशन किया। इससे बहुत सारे इंडियंस गरीबी और मुसीबतों का शिकार हो गए। अंग्रेजों ने इंग्लिश एजुकेशन और लीगल सिस्टम्स इंट्रोड्यूस करवाए। इसका इंडियन सोसाइटी पर गहरा प्रभाव पड़ा, लेकिन ब्रिटिश रूल ऑपरेशन से भी भरा हुआ था। इंडियंस को अपनी ही जमीन पर सेकंड क्लास सिटीजन्स माना जाता था। अंग्रेज अक्सर इंडियन कल्चर और ट्रेडिशंस का अपमान करते थे। इस डिसरिस्पेक्ट ने इंडियन पॉपुलेशन में नाराजगी पैदा कर दी। डिसेंट के बीज बोए गए। इंडियंस को सेल्फ रूल की चाह होने लगी। वो ब्रिटिश इंपीरियलिज्म की बेड़ियों को तोड़कर आजाद होना चाहते थे। आजादी की यही चाह आगे चलकर एक लंबी और कठिन स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस में बदल गई। 1856 का साल इंडिया की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था। द सेपॉय म्यूटिनी, जैसा कि इसे कहा जाता है, डिफायंस के एक छोटे से एक्ट से शुरू हुआ। भारतीय सैनिकों, जिन्हें सिपाही कहा जाता था, ने नई राइफल कार्ट्रिजेस का उपयोग करने से इनकार कर दिया। ऐसी अफवाह थी कि इन कार्ट्रिजेस को जानवरों की चर्बी से ग्रीस्ड किया गया था, जो हिंदू और मुस्लिम दोनों ही सैनिकों की धार्मिक मान्यताओं के खिलाफ था। रेजिस्टेंस का यह एक्ट जल्दी ही पूरे उत्तर भारत में फैल गया। सिपाही, किसानों, कारीगरों और स्थानीय शासकों के साथ ब्रिटिश रूल के खिलाफ उठ खड़े हुए। म्यूटनी को अंग्रेजों ने बड़ी बेरहमी से दबा दिया। इसने इंडिया और ब्रिटेन के रिश्ते पर एक स्थायी प्रभाव छोड़ा। द सेपॉय म्यूटनी कई कारणों से महत्वपूर्ण था। इसने ब्रिटिश रूल की वल्नरेबिलिटी को उजागर किया। इसने अलग अलग रीजन्स और बैकग्राउंड्स के इंडियंस के बीच एकता की भावना को भी बढ़ावा दिया। म्यूटनी ने आजादी के लिए और अधिक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रगल की शुरुआत की। म्यूटनी के बाद ब्रिटिश क्राउन ने इंडिया का डायरेक्ट कंट्रोल अपने हाथ में ले लिया। इससे प्रशासन में महत्वपूर्ण बदलाव हुए, हालांकि इंडियंस के दिलों में सेल्फ रूल की चाह प्रबल होती रही। द सीपॉय म्यूटनी के बाद इंडियन नेशनलिज्म का उदय हुआ। पढ़े लिखे इंडियंस ने ग्रेटर ऑटोनॉमी की वकालत शुरू कर दी। 1887 में इंडियन नेशनल कांग्रेस या आईएनसी की स्थापना हुई। यह ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल एक्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। आईएनसी ने शुरुआत में एग्जिस्टिंग ब्रिटिश फ्रेमवर्क के अंदर ही रिफॉर्म्स की मांग की। उन्होंने गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेटिव पोजीशंस में इंडियंस के लिए ग्रेटर रिप्रेजेंटेशन की मांग की। दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले जैसे शुरुआती नेताओं ने अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मॉडरेट और कॉन्स्टिट्यूशनल तरीकों की वकालत की। इन अर्ली नेशनलिस्ट्स ने फ्रीडम स्ट्रगल को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने एक राष्ट्र की एस्पिरेशंस को आर्टिकुलेटेड किया। उन्होंने फ्यूचर जनरेशंस ऑफ फ्रीडम फाइटर्स के लिए नींव भी रखी। हालांकि ब्रिटिश रूल से पूर्ण स्वतंत्रता की मांग और मजबूत होती गई। मैस मूवमेंट्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन के लिए और अधिक असर्टिव डिमांड्स के एक नए युग की शुरुआत हो चुकी थी। सेक्शन 4, A Nation Awakens, Gandhi's Arrival and the Rise of Mass Movements। 20वीं सदी की शुरुआत में इंडियन पॉलिटिकल सीन पर मोहनदास करमचंद गांधी का आगमन हुआ। साउथ अफ्रीका में अपने अनुभवों से डीपली इन्फ्लुएंस्ड गांधी 1915 में इंडिया लौट आए। वो जल्दी ही इंडियन नेशनल कांग्रेस में प्रमुखता से उभरे। अहिंसक प्रतिरोध पर आधारित गांधी का सत्याग्रह का फिलॉसफी मैसेस के साथ रेजोनेटेड हुआ। उन्होंने हर वर्ग के लाखों इंडियंस को मोबिलाइज किया। उन्होंने ब्रिटिश रूल के खिलाफ मैस मूवमेंट्स में भाग लिया। गांधी के नेतृत्व ने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को बदल डाला। उन्होंने इसे ट्रूली मैस मूवमेंट बना दिया। नॉन कोऑपरेशन और सिविल डिसोबीडियंस के उनके आह्वान ने इंडिया में ब्रिटिश अथॉरिटी की नींव को ही चुनौती दे डाली। Section 5, The struggle intensifies non-cooperation, civil disobedience and the Quit India movement। 1920 से 1922 का नॉन-कॉपरेशन मूवमेंट इंडिया की आजादी की लड़ाई में एक टर्निंग पॉइंट था। गांधी जी ने इंडियंस से ब्रिटिश गुड्स, इंस्टीट्यूशंस और लॉज का बहिष्कार करने का आह्वान किया। लाखों लोगों ने उनके आह्वान का जवाब दिया।
1930 के दशक के सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट ने स्ट्रगल को और तेज कर दिया। नमक सत्याग्रह, जिसमें गांधी जी ने नमक कानून तोड़ने के लिए दांडी तक एक मार्च का नेतृत्व किया, ने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा। 1942 का क्विट इंडिया मूवमेंट ब्रिटिश रूल के ताबूत में आखिरी कील साबित हुआ। गांधी जी के करो या मरो के नारे ने इंडियन पॉपुलेशन को गैल्वनाइज कर दिया। अंग्रेजों ने क्रूर दमन के साथ जवाब दिया, लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। Section 6 The Price of Freedom, Partition, Independence and the Birth of a Nation। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही यह एहसास हुआ कि इंडिया में ब्रिटिश रूल का अंत निकट है। हालांकि पार्टीशन का मुद्दा, जिसमें मुस्लिम लीग एक अलग मुस्लिम राज्य की मांग कर रही थी, सेलिब्रेशंस पर एक लंबी छाया डाल रहा था। 15 अगस्त 1946 को इंडिया को आजादी मिली। हालांकि आजादी की खुशी पार्टीशन की भयावहता से ढकी हुई थी। लाखों लोग विस्थापित हुए और कम्युनल वायलेंस में अनगिनत लोगों की जान गई। चुनौतियों के बावजूद इंडिया ने एक इंडिपेंडेंट नेशन के रूप में अपनी यात्रा शुरू की। 1950 में एक नया संविधान अपनाया गया, जिसमें डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस के सिद्धांतों को एनश्राइंड किया गया। Section 7 The Legacy of the Freedom Struggle, India's Journey since 1947। आजादी के बाद से इंडिया की यात्रा चैलेंजेस और अचीवमेंट्स दोनों से भरी रही है। देश ने गरीबी, असमानता और सामाजिक विभाजन का सामना किया है। हालांकि इसने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति भी की है। इंडिया एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी और एक प्रमुख इकोनॉमिक पावर के रूप में उभरा है। फ्रीडम स्ट्रगल की विरासत आज भी इंडियंस की पीढ़ियों को एक मोर जस्ट एंड इक्विटेबल सोसाइटी के लिए प्रयास करने के लिए प्रेरित करती है। संविधान में निहित डेमोक्रेसी, सेक्युलरिज्म और सोशल जस्टिस के वैल्यूज गाइडिंग प्रिंसिपल्स के रूप में कार्य करते हैं। आजादी की लड़ाई सिर्फ पॉलिटिकल फ्रीडम के बारे में नहीं थी, यह सभी इंडियंस के लिए एक बेहतर भविष्य बनाने के बारे में भी थी।